हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टार्टिंग में ही जिस तरीके से आपने देखा, मैंने वहाँ एक पोस्टर लगाया था, आई होप सो आपने देखा हो। सीधी बात क्या है वहाँ पर कि इस चैप्टर में आपको क्या रखना है, बहुत ही ज़्यादा फेथ एंड पेशेंस, दोनों ही चीज़ें रखनी है। तो इसी के चलते हम पूरी सीरीज वाली कंप्लीट करेंगे और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन कैसे? एकदम धीरे धीरे करेंगे ये चैप्टर, पूरे फेथ एंड पेशेंस के साथ। तो जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा जब भी किसी की कंप्लीट रिवीजन कराती हूँ तो कैसे कराती हूँ, नोट्स के दौरान। ये नोट्स जो है वो आपको रेफ़र करने होंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पर मैंने एक डिसीज़न अलग लिया है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशली इस चैप्टर के लिए मैंने क्या किया है, इस चैप्टर को नोट्स से ना कराकर कंप्लीट रिवीजन किस तरीके से कराऊं आपको, मटेरियल के थ्रू। तो ये मैंने डिसाइड किया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डिसीज़न मेरा सही है कि नहीं। पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, समझ में आ रही है अच्छे से, और ये डिसीज़न मेरा सही था कि नहीं ये मुझे देन कमेंट में बताना। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन चैप्टर। तो फर्स्ट हम ये जानते हैं कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। तो कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है? कंसोलिडेशन का अगर मैं सिंपल आपको बताऊँ, एकदम सिंपल मीनिंग में अगर आपको मैं कंसोलिडेशन बताऊँ तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। समझ में आ रहा है? इसको, ये इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब ये क्या है? ये एक बैलेंस शीट है आपकी, ये दूसरी बैलेंस शीट है, दोनों को हमने मिला दिया तो अब आ जाएगा आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों को अगर हमने मिला दिया तो हम क्या बोलेंगे? बोलो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उम्मीद है आपको चैप्टर का नाम तो समझ में आया होगा। एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों को मर्ज कर दिया, मिला दिया एक साथ, कंसोलिडेट कर दिया, इसे हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक कंपनी की बैलेंस शीट, दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट। ठीक है, वेरी गुड। तो पहली बात तो समझ में आ गई कि कंसोलिडेशन होता क्या है। सेकंड बात, कंसोलिडेशन हम करते क्यों हैं, है ना? कंसोलिडेशन हम करते हैं तो बेसिकली जो अभी ऊपर हमने बैलेंस शीट दिखाई थी ना, दोनों बैलेंस शीट, ये एक बैलेंस शीट थी आपकी होल्डिंग की और दूसरी बैलेंस शीट थी आपकी सब्सिडरी की। होल्डिंग की और सब्सिडरी की बैलेंस शीट जैसे ही हम मिला देते हैं तो उसको हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर दिया? कंसोलिडेट कर दिया। अब हम ऐसा करते क्यों हैं, तो वो देखना ध्यान से। आप सपोज करो इस होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने की जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? इन्वेस्ट करने जा रहे हो इस होल्डिंग कंपनी में। अब इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप क्या देखोगे? सिंपल सी बात है, आप इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे? इसकी बैलेंस शीट, कि कंपनी अच्छी खासी है कि नहीं है। तो कंपनी की आपने जब बैलेंस शीट देखी होल्डिंग कंपनी की, तो यहाँ पर आपने एसेट्स देखे। अच्छे से बना देती हूँ मैं आपको। और जब आपने एसेट्स देखे तब वहाँ पर थी इन्वेस्टमेंट। तो आपने कहा क्या बात है, कितनी सारी इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी की, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। तो आपने सोचा अरे इसमें तो आराम से हम इन्वेस्ट कर देते हैं। पर रुको रुको रुको, एक कदम रुको। आपने क्या देखा? ये एक होल्डिंग कंपनी है और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपने इसकी एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट देखी और आपने कहा इसकी इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छी है, तो आप इसमें आराम से शेयर्स वगैरह खरीद सकते हो और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।
बट देखो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किस में करी है इसने, ये करी है इसने अपनी ही सब्सिडरी कंपनी में, होल्डिंग सब्सिडरी। इसने इन्वेस्टमेंट करी है सब्सिडरी कंपनी, इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर्स एक्वायर किए होंगे और इसकी शेयर कैपिटल यहाँ दिख रही होगी। समझ में आ रहा है, यहाँ होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा है अपनी सब्सिडरी कंपनी में, मतलब कि शेयर्स खरीदे हैं। यहाँ पर दिख रहा है इन्वेस्टमेंट और यहाँ क्या दिखेगा, शेयर कैपिटल। और ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये बहुत ज़्यादा लॉसेस में चल रही है। कैसे चल रही है, लॉसेस में। यहाँ पर क्या है, डेंजर है, मतलब ये लॉसेस में चल रही है। और सोचो जब ये लॉसेस में चलेगी तो इसकी सारी लाइबिलिटीज़ वगैरह पे आउट होंगी, सारे लॉस होंगे, तो ये सब जो भार है, ये सब जो भार है लॉसेस का, ये किस पर पड़ेगा, ये एट द एंड किस पर पड़ेगा, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स पर। और शेयर होल्डर है कौन, होल्डिंग कंपनी। और आप किस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, होल्डिंग कंपनी में। तो सोचो ध्यान से, आप मालूम है आप लोग ये बोल रहे हो कि हम तो होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हमें सब्सिडी से क्या मतलब। पर खुद सोचो, होल्डिंग कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, क्यों, क्योंकि होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, जिस कंपनी में है यानी कि जिस सब्सिडरी में है, वो सब्सिडरी तो किस में है, लॉस में। और आगे जाके जब लॉस तो हो रहे हैं भाई, एक आध दिन में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा इसमें, और वो सारा जो घाटा है किसे बियर अप करना पड़ेगा, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर है कौन, होल्डिंग कंपनी, यानी आपकी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, अब हम कौन है, यूज़र्स। हम कौन है, यूज़र्स, क्योंकि हम तो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो अब हमें इस तरीके से समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग क्या है, आम लोग हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो हम होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट देखते हैं, सब्सिडी की नहीं देखते। इसलिए क्या बोला उन्होंने, बोला कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइए, यानी कि इन दोनों की एक साथ बनाइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी। आराम आराम से पता चल जाएगा हमें कि क्या नाम है, दोनों की इन्वेस्टमेंट कितनी है एक्चुअली। एक दूसरे को कोई इन्वेस्ट कर रहा है, एक दूसरे को दे रहा है, इससे फ़ायदा क्या है ना। हमें तो रियल में पता चलना चाहिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट है। इसलिए दोनों की एक साथ बैलेंस शीट बन जाएगी और हमें जो रियल पिक्चर है वो दिख जाएगी कंपनी की। ये सारी बातें अभी बहुत आराम से हम मटेरियल से पढ़ेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ में आया ना कि होल्डिंग कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हमें सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने चाहिए। और मेनली हम लोग ये काम नहीं करते, इसलिए दोनों की बैलेंस शीट एक साथ बना दी गई, जिससे कि हम यानी कि हम आम आदमी जो यूज़र्स हैं उनको आराम से क्लियर पिक्चर दिख जाए। इसी का आपको मैं एक रेफरेंस देती हूँ। एक सेक्शन है आपका 143, अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हो तो वहाँ पर लिंक करना। वहाँ पर बोला गया था जो ऑडिटर है, 143 है आपका पावर्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की पावर है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है कंपनी के, और साथ में वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चेक करता है। क्यों चेक करता है वो, क्यों वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्यों ऑडिट में ऑडिटर की पावर्स में ये लिखा हुआ है कि वो कंपनी के तो चेक कर सकता है और साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक कर सकता है। वो इसलिए लिखा है ताकि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ जो मैंने बोला था ना, दोनों के एक साथ दिखाए जा रहे हैं, वो एकदम ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, जिससे कि जो आम बंदा है, जो हम जैसे लोग हैं, यूज़र्स जो यहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो अच्छे से समझ सकें। ठीक है, क्लियर हुआ। अब और अच्छे से क्लियर करना है ना, तो आओ फटाफट मॉड्यूल पर। तो चैप्टर है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया दो कंपनियां होती हैं, होल्डिंग और सब्सिडरी। तो आ गए हम अपने मॉड्यूल पर। मॉड्यूल में देखो स्टार्टिंग में ही क्या लिखा है, सब मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी हाईलाइट कर रखी है, जिससे कि आपको रिवीजन करने में जल्दी हो जाए और आसानी से सारी चीज़ें कवर भी हो जाए। तो देखो क्या लिखा है,
यूजर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, यूजर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी के यूजर्स जैसे कि हम क्या करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी में, तो हमें क्या करना होगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने होंगे, यानी कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम कौन हो गए, यूजर्स। यूजर्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी, यानी कि सब्सिडरी की भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, पता करनी है। क्यों करनी है, टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, किसकी, पूरे ग्रुप की, ग्रुप मतलब होल्डिंग और सब्सिडी को दोनों को मिला दें, होल्डिंग और सब्सिडी दोनों को मिला दें तो बोल देंगे हम उसे ग्रुप। देखो आगे लिखा भी है, ग्रुप दैट इज होल्डिंग एंड सब्सिडी ऑन अ कंबाइंड बेसिस, दोनों को साथ में लेकर, अपना ये याद रखना। अब बात आती है सब्सिडरी कंपनी कौन होती है, तो आपने कंपनी लॉ में अच्छे से पढ़ा होगा, लॉ तो आप बहुत अच्छे से ही पढ़ते हो, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वहाँ पर पढ़ाई होगा कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। सब्सिडरी वो कंपनी होती है जिसमें कि होल्डिंग कंपनी ने होल्ड कर रखा है या कंट्रोल कर रखा है, क्या, होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोल कर रखा है किसके ऊपर, कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सिंपल सी बात है, बीओडी पर ही उसने कंट्रोल कर रखा है, यानी कि कोई बड़ा बंदा है, तो ये कौन है, अपना होल्डिंग कंपनी। दूसरी बात, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, मतलब कि आपका 1/2 मतलब 50%, मोर देन 1/2 मतलब 51%, तो 51% अगर उसने होल्ड किया है तो वो कौन हो गई, आपकी सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी ने या तो कंट्रोल कर रखा है किसके ऊपर, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडी, या फिर सेकेंड बात उसने कंट्रोल कर रखा है क्या, 51% टोटल शेयर कैपिटल। तो समझ में आया होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। आगे बढ़ते हैं, ये आपको थोड़ी बहुत बातें पता ही होंगी, ये भी सारी लॉ की बातें हैं। However, a subsidiary company may continue to be a member, वैसे सब्सिडी जो कंपनी होती है वो मेंबर नहीं बन सकती होल्डिंग कंपनी में, यानी कि वो शेयर्स नहीं खरीद सकती होल्डिंग कंपनी के। ये आपकी कौन है, होल्डिंग कंपनी, और ये है आपकी सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं खरीद सकती, लेकिन मे कंटिन्यू, खरीद नहीं सकती है, कंटिन्यू कर सकती है, मे कंटिन्यू टू बी अ मेंबर। कब कब, पहला, द सब्सिडरी कंपनी होल्ड सच शेयर्स एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर। अगर एक मेंबर जो था होल्डिंग कंपनी का वो डिसीज्ड हो गया, डिसीज मेंबर, और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है, सब्सिडरी कंपनी, तो सब्सिडरी कंपनी क्या कर सकती है, मेक कंटिन्यू टू बी अ मेंबर, मेंबर बनने के क्या कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो वोटिंग राइट भी कर सकती है। सेकंड, अगर उसने होल्ड कर रखे हैं एज अ ट्रस्टी। थर्ड, सब्सिडरी कंपनी इज अ शेयर होल्डर, कब बनी थी, पहले, जब होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप था या नहीं उससे पहले बनी थी, उसको भी क्या कर सकती है, वो कंटिन्यू कर सकती है। इसी तरीके से वही है कि वो राइट टू वोट भी कर सकती है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और पॉइंट सी अपना कौन सा है, वही जो पहले दोनों की रिलेशनशिप बनने से पहले, यानी कि होल्डिंग सब्सिडरी बनने से पहले वो कौन थी, शेयर होल्डर थी। होल ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का क्या मतलब होता है, इसमें आपको एक अच्छी सी बात भी पता चलेगी जो आपको क्वेश्चंस में काम आएगी बाद में। होल ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है जबकि होल ओन्ड, साफ पता चल रहा है सारा का सारा शेयर किसने खरीद रखा है, होल्डिंग कंपनी ने। देखो ये आपकी होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड, और ये आपकी सब्सिडरी कंपनी है एल लिमिटेड। इन दोनों की रिलेशनशिप कब आएगी, जब एच लिमिटेड ने क्या किया है, एच लिमिटेड में 51% शेयर कैपिटल क्या की है, कंट्रोल कर रखी है। तो ये बताओ बाकी की जो 49% शेयर कैपिटल होगी वो भी तो किसी ना किसी के पास होगी, आम बंदों के पास।
तो वो जिसके पास होगी उसे हम बोलते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास ज़्यादातर क्या होती है, कम शेयर कैपिटल होती है कंपैरिजन टू होल्डिंग कंपनी। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, होली ओन्ड, मतलब सारे के सारे शेयर्स, यानी एच लिमिटेड, अगेन हमारी होल्डिंग और सब्सिडी। एच लिमिटेड के पास, एच लिमिटेड के 100% सारा के सारे शेयर कैपिटल है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा क्या? यहाँ पर माइनॉरिटी नहीं होगा, यानी कि किसी और आम बंदों ने एच लिमिटेड में इन्वेस्ट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सारे के सारे किसके पास हैं? एच लिमिटेड के पास। तो यही बोल रहे हैं कि 100% वोटिंग राइट्स भी किस पर होंगे? एच लिमिटेड के पास, और यहाँ पर कोई भी माइनॉरिटी नहीं होगा। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, पर अभी नहीं, धीरे धीरे करके, जैसे मैंने बोला, इस चैप्टर को धीरे धीरे लेके चलेंगे। सेकंड है आपका पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। पार्टली ओन्ड कंपनी मतलब सारे के सारे शेयर्स होल्डिंग कंपनी पे नहीं होते, लेकिन 50% से तो ज़्यादा ही होंगे, तो मतलब 51%। वोटिंग राइट्स भी कितनी होंगी? उतनी ही होंगी जितनी उसने क्या कर रखे हैं? शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। देयर इज़ अ माइनॉरिटी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? माइनॉरिटी होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल में बताऊँ तो ये है हमारा पार्टली ओन्ड, जहाँ पर इसने एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 51% या उससे ज़्यादा खरीदे हैं, लेकिन 100% से कम खरीद लिए, इसलिए उसे होली ओन नहीं बोलेंगे, और बाकी का शेयर किसका हो जाएगा? माइनॉरिटी का। और इससे हम बोलेंगे होली ओन। दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बता देंगे आपको कि 100% है, 70% है, 80% है। अगर 100% है तो वो आपका बन जाएगा होली ओन्ड, यानी कि सारे के सारे शेयर कैपिटल, तो वहाँ पर हमें माइनॉरिटी का कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर पार्टली ओन्ड है, 70% सपोज करो पार्टली ओन्ड है 70%, तो 30% किसका हो जाएगा? माइनॉरिटी का। इसी तरीके से अगर 80% होल्डिंग पर है तो 20% किसका हो जाएगा? माइनॉरिटी, मतलब आम बंदों का। समझ में आया दोनों चीज़ें, होली ओन्ड और पार्टली ओन्ड। आगे जाते हैं, पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि हम क्यों बनाते हैं, थोड़ा सा मॉड्यूल से भी और अच्छे से पढ़ लें। किसको बनाना पता है? ये बता रहे हैं सेक्शन 129 क्लॉज 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट मैंडेटेड मतलब समझ लो कंपलसरी, आपको मैंडेटरी बनाना है। द कंपनी, जो कंपनी जिनके पास या तो एक या फिर ज़्यादा सब्सिडरी है, 1 और मोर सब्सिडरी है, उनको बनाना ही पड़ेगा टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप समझ गए कि होल्डिंग कंपनी के पास एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी हुई तो उसको कंपलसरी बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 क्लॉज 3। और क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 129 सिर्फ 129 के लिए जो सब्सिडी कंपनी है वो इंक्लूड करती है एसोसिएट कंपनी। वैसे देखा जाए तो सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी दोनों ही अलग चीज़ हैं, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ 129 सेक्शन के लिए क्या होगा? सब्सिडरी कंपनी इंक्लूड्स एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर। इसका मतलब क्या है कि यानी कि हमें एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर के भी क्या करने पड़ेंगे? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। विच मीन्स दैट द कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड, जरूरी बनाने पड़ेंगे, रिक्वायरमेंट है, टू प्रिपेयर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। वही इंग्लिश लिखी है जो मैंने अभी आपको बताया। अब बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप का मतलब है, ग्रुप रेफर्स टू अ पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडी। पेरेंट कंपनी तो आपको पता है कौन है? होल्डिंग। जब ज़्यादा से ज़्यादा उसका कंट्रोल है बीओडी पर, उसके पास शेयर्स हैं 51% से ज़्यादा, तो वो कौन बन गई? पेरेंट कंपनी। तो पेरेंट यानी कि होल्डिंग और उसकी सब्सिडी, इन सबको मिला देंगे तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप। पेरेंट कंपनी नीड्स टू इन्फॉर्म द यूज़र। पेरेंट कंपनी को ज़रूरी है बताना
क्या अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ नॉट ओनली ऑफ देयर एंटरप्राइज, सिर्फ और सिर्फ अपने एंटरप्राइज के अलावा उसे ये भी बताना पड़ेगा कि ग्रुप का क्या हालचाल है, ग्रुप एज अ होल, पूरे ग्रुप का, ग्रुप मतलब पेरेंट कंपनी भी, मतलब होल्डिंग भी और सब्सिडरी भी। फॉर दिस पर्पज, इसी वजह से मतलब उसको, किसको, पेरेंट कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी को, यूजर्स को ये बताने की ज़रूरत है कि खुद की एंटरप्राइज में क्या चल रहा है और साथ के साथ पूरे ग्रुप में क्या चल रहा है। इस चीज़ के लिए, यही बताने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, फॉर दिस पर्पज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। प्रिपेयर कौन करता है, प्रेजेंट कौन करता है, दोनों ही करेगा आपकी पेरेंट यानी होल्डिंग कंपनी। एंटरप्राइज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों करता है, ताकि उसकी खुद की यानी कि पेरेंट की और सब्सिडरी की, सबकी हमें क्या पता चल जाए, हमें उसकी पोजीशन पता चल जाए। सारे बता देंगे कि पूरे की पूरी उनके पास रिसोर्सेज कितनी है और ऑब्लिगेशन किसकी है, पूरे एज अ ग्रुप, ग्रुप एज अ होल, ग्रुप एज अ होल, पूरे के पूरे ग्रुप की बताएंगे एक साथ। कंपनी शेल मुटाटिस मुटांडिस फॉलो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3। इसका क्या मतलब होता है, सिंपल मीनिंग एज इट इज़, आपसे जितना बोला गया है आप उतना करिए। मतलब आपसे बोला गया है कि यूज़र्स को पूरी की पूरी बातें बताइए, तो आपको कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि पूरे ग्रुप की आपको पता चल जाए कि उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं और उसके पास ऑब्लिगेशंस कितनी हैं। खाली हम होल्डिंग कंपनी की देख के, ऊपर ऊपर की चमक देख के ये ना कहें कि हम इसमें इन्वेस्ट कर ले रहे हैं। इसी तरीके से इसकी एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज मेनली हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए मतलब यूज़र्स के लिए, कि हमें एक जगह ही सारी पूरी पिक्चर पता चल जाती है, ओवरऑल पिक्चर पता चल जाती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सारी बातें वही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इससे पढ़ने से और ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। कंसोलिडेटेड P&L बना देंगे दोनों साथ के, उससे क्या पता चल जाएगा हमें, प्रॉफिटेबिलिटी। सिंपल सी बात है, दोनों का साथ में बना देंगे। इससे हम आराम से इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कहाँ से, कंसोलिडेट बैलेंस शीट से। इसको मैं जल्दी जल्दी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ थोड़ी आएगा ऐसे। अब आते हैं हम एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, ये भी पता चल जाएगी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट डाटा, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक अलग टॉपिक है, मैं आपको अच्छे से और बताऊंगी अलग वीडियो में। इवैल्यूएशन ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द मार्केट, सारी वही है। देखो यहाँ पे क्या लाइन आ गई, दोनों ही बता दूं एक साथ, है ना। पहले ये वाली बात बता दूं, एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब हमें ये पता चल जाए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने बताया था ना, बाहर के लोग, आम बंदे, होल्डिंग से अलग, जो होल्डिंग ने शेयर खरीद रखा है अगर 70%, तो माइनॉरिटी का कितना है, 30%। उसी तरीके से होल्डिंग ने अगर खरीद रखा है 51, तो माइनॉरिटी की किसके पास है, 14 है। तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना है, यानी कि अमाउंट पेबल टू द आउटसाइड शेयर होल्डर, ये कितना बाहर वालों को देना हमें ये भी पता चल जाएगा। और यहाँ पर मेन लाइन आ गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, देखो यही था ना, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे थे इन दी शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी में, तो हमने क्या बताया था, इट नीड सच कंसोलिडेट स्टेटमेंट, ताकि आप इवेल्युएट कर सकें। फिर ये आप क्या गए, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स विच आर नेसेसरी फॉर प्रेजेंटिंग, सिंपल सी बात है अपनी वही, ऑडिट की दो चीज़ें क्या होती हैं अपनी, और ट्रू एंड फेयर व्यू, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू पता चल जाएगा। और सारी की सारी वही नोट्स बताएं जो कि मटेरियलिटी हो, क्योंकि मटेरियलिटी क्या होता है, ये आपने ऑडिट में पढ़ा होगा। मटेरियलिटी का मतलब होता है जिससे हम यूज़र्स के डिसीजन चेंज हो सके, जिससे चेंज ही नहीं होंगे उसका क्या मतलब। इसलिए यहाँ पे बोला है सिर्फ वही नोट्स दिखाइए जो मटेरियल हो, जिससे हमारे डिसीजन चेंज हो सके। नोट्स विच आर नेसेसरी फॉर प्रेजेंटिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे के सारे इंक्लूड करने हैं नोट्स CFS में, जो भी नेसेसरी हो, किसको प्रेजेंट करने के लिए, ट्रू एंड फेयर व्यू को। तो दो तरीके के नोट्स बनेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पहली बात,
उससे क्या होगा, एकदम प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, ट्रू एंड फेयर व्यू पता चलेगा। और दूसरी बात, उससे मटेरियल, सिर्फ वही वाली बातें बताएं जिससे मटेरियल हो, और जो मटेरियल ना हो इतना ज़्यादा वहाँ पर ना बताएं। इन एडिशन इसके साथ साथ आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एएस। तो देखो आपको क्या बताना है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आगे जो उतने भी कंसेप्ट आएंगे उसमें काम आएगा। क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस जो भी अट्रीब्यूटेबल है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट है किस किस के बीच में, एक तो ओनर्स ऑफ द पेरेंट, सिंपल सी बात है होल्डिंग कंपनी को मिलेगा क्योंकि उसके पास 51% से ज़्यादा है, और बाकी के पास, बाकी शेयर्स किसके पास हैं उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी। तो दोनों को ही जो प्रॉफिट और लॉस मिला है वो क्या होगा, शो होगा इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में एज पर द एलोकेशन ऑफ द पीरियड। पीरियड का मतलब आपका प्री भी हो सकता है और पोस्ट भी हो रखा है, ये पूरा कंसेप्ट है, अच्छे समझ में आएगा बाद में। दूसरी चीज़ है माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन दी बैलेंस शीट। बोल रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है मतलब ये वाले जो बंदे हैं जिनके पास बाकी का शेयर है, आधे से ज़्यादा शेयर तो किसके पास है, ओनर के पास, जो बाकी का शेयर है माइनॉरिटी का, इनका जो पैसा है उसको अलग से दिखाओ। इससे हमें क्या पता चलेगा, खुद सोचो आप कि आप जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी के देख रहे हो तो आपका हक बनता है ना कि वहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट हो, पता चल जाए कि बाहर वालों को कितना पैसा देना है। तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में सेपरेटली दिखाया जाएगा फ्रॉम द इक्विटी ऑफ द ओनर्स, होल्डिंग कंपनी से सेपरेटली दिखाया जाएगा, जिससे कि हमें एक क्लियर पिक्चर हो जाए कि हमें बाहर वालों को कि पैसा कितना देना है। अब आती है कुछ अन्य बातें। अन्य बातें आप किस तरीके से समझेंगे, सबसे पहले जो पहला वाला पॉइंट है आपका, इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है आप इसे रेफ़र कर सकते हैं इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड है तो आप उसे देख सकते हो और अच्छे से एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको इस पॉइंट के बारे में आएगी। और ये पॉइंट अभी हम थोड़ी ही देर में, बस कुछ मिनट बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो पॉइंट है आपका पहला, ये किससे रिलेटेड है, इससे। और ये जो पूरा कंसेप्ट है किस कंसेप्ट में यूज़ हो रहा है, आप किस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। तो इसको समझने के लिए आपको क्या क्या रेफ़र करना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर बाद ये पॉइंट डिस्कस, पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 1। बाकी आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में अगर आप कॉमन चीज़ देखो तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स एलिमिनेटेड, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स एलिमिनेटेड, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स एलिमिनेटेड, हर चीज़ में क्या लिखा है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स एलिमिनेटेड। तो 2, 3, 4 एक से पॉइंट है। उसके बाद आता है आपका 5 माइनॉरिटी इंटरेस्ट और 6 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आज बहुत बार ये वर्ड आया है, आपको मुझे पता है इतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको यहीं पर। देखो होल्डिंग कंपनी के पास जब पार्टली ओन्ड वाले शेयर्स होते हैं, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, एक सेकेंड में आपको यहीं बताती हूँ। पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, इसका मतलब क्या होता है कि होल्डिंग के पास पूरे शेयर नहीं है, यानी कि 100% शेयर नहीं है, यानी उस पर हो सकता है 70% शेयर हो, तो बाकी का 30% बताओ, किसी ना किसी पे तो होगा ना। 30% मतलब कम है, थोड़ा सा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये किसका शेयर है, माइनॉरिटी का। 70% किसका है, पेरेंट कंपनी यानी होल्डिंग, और 30% किसका है, माइनॉरिटी। अब यहाँ पे बात आती है कि माइनॉरिटी का हिस्सा क्या है। माइनॉरिटी का क्या हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। समझ में आ गया, थोड़ा सा तो समझ में आया ना। ये वाला जो पूरा कंसेप्ट है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का यानी कि माइनॉरिटी का क्या क्या हिस्सा होता है, ये हम नेक्स्ट कंसेप्ट में पढ़ेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहाँ पे हम और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको हो गया, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2, 3, 4 सारे क्या है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स, और तीसरी चीज़ क्या है आपकी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो कि हमने समझ ली है थोड़ी सी, और बाकी की हम आगे कंसेप्ट में समझेंगे। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके।
अब बात करते हैं 2, 3, 4। इसमें सब में कॉमन क्या है? इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस को मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, वैसे भी ये आगे जाके क्वेश्चंस में हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको एक सबका एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ। देखो, सबसे पहले समझना इंट्रा का मतलब क्या होता है। इंट्रा और इंटर, इंट्रा और इंटर, जब मैंने 2 वर्ड एक संग बोले तो मुझे मालूम है आपको टैक्सेशन की याद आ गई होगी, है ना। वहाँ पर क्या होता था? इंट्रा ट्रांजेक्शन्स, वहाँ पर होता था इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, ये भी वही तरीके से। अच्छा बताओ, वहाँ पर क्या पढ़ा था आपने? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में आपने क्या पढ़ा था? जो भी सारी चीज़ें स्टेट के अंदर है वो सारी क्या हो जाएंगी? इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर हम किसी और स्टेट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। लेकिन हमें यहाँ पर किसके बारे में बात करनी है? हमें यहाँ पर इंटर के बारे में नहीं बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करनी है? इंट्रा ट्रांजेक्शंस। ठीक है। इंट्रा ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि सिर्फ इसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन आई हैं इस ग्रुप के अंदर। अब इस ग्रुप के अंदर कौन कौन है? इस ग्रुप के अंदर कौन है? आपकी होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड और आपकी सब्सिडी कंपनी एस लिमिटेड। इन दोनों के बीच में जो जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, इन दोनों के बीच में जो जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा ट्रांजेक्शन्स। बोलो, इंट्रा ट्रांजेक्शन। मतलब अपने इस तरीके से, अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है आपका, तो हम कहाँ पर है? इंट्रा हाउस। क्या हम इंटर सिटी में जा सकते हैं? नहीं। इंटर स्टेट तो तुम भूल ही जाओ। मतलब बिल्कुल हमारा इस टाइम क्या चल रहा है? इंट्रा इंट्रा। मतलब जो जहाँ है वो वहीं रहे। अपने घर में है तो अपने घर के बस अंदर रहे, बाहर जाने की कोशिश ना करे। उसी तरीके से यहाँ पर इंट्रा ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है? आपका एच लिमिटेड और एस लिमिटेड आपस में जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो इंट्रा ट्रांजेक्शन्स का मतलब समझ में आया? इंट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं। वो ट्रांजेक्शन्स कैसी भी हो सकती हैं, सेल्स, एक्सपेंसेस, डिविडेंड, बहुत सारी अलग अलग तरीके की। उन सबको क्या करना है हमें? एलिमिनेट, एलिमिनेट, एलिमिनेट। तीनों पॉइंट्स में क्या लिखा है? इंट्रा ट्रांजेक्शन्स एलिमिनेट। क्यों करनी है हमें एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के बीच में ट्रांजेक्शन्स को एलिमिनेट क्यों करना है? एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? इन ट्रांजेक्शन्स को हमें, ट्रांजेक्शन्स को क्यों हटाना क्यों है? एलिमिनेट क्यों करना है? तो सिंपल सी बात देखो, आप क्या कर रहे थे? एच लिमिटेड में क्या कर रहे थे? शेयर्स इन्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वहीं से तो कहानी शुरू हुई थी। एच लिमिटेड में आप शेयर्स इन्वेस्ट कर रहे थे। अब एच लिमिटेड ने क्या किया? अपनी मतलब एक तरीके से स्टेटस दिखाने के लिए, एक तरीके से अपना अलग रुतबा दिखाने के लिए उसने क्या किया? अपनी बैलेंस शीट अच्छी खासी दिखाने के लिए उसने एस लिमिटेड को बहुत सारी सेल कर दी। अब अगर वो सेल करेगा तो सिंपल सी बात है, एक तरफ आपकी सेल दिखेगी और एक तरफ उसका क्या दिखेगा? प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। और जब हम आम बंदे जैसे ही एच लिमिटेड का देखेंगे कि इसका तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? एच लिमिटेड में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देंगे। पर हमें ये पता ही नहीं है कि एच लिमिटेड में इतनी सारी सेल दिख रही है वो तो उसकी खुद की एस लिमिटेड में। अब अगली साल क्या करेगा? सिंपल सी बात है, एच लिमिटेड क्या कर लेगा? इस साल की बैलेंस शीट तो उसकी अच्छी खासी दिख गई क्योंकि प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो गया। अगली साल वो क्या करेगा? एस लिमिटेड से वापस सेल्स रिटर्न कर लेगा और उसको कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना। लेकिन सिर्फ पिछले साल अच्छी खासी उसको दिखाने के लिए बैलेंस शीट को उसने क्या किया? ये ट्रांजेक्शन कर दी। मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन कर दी? इंट्रा ट्रांजेक्शन्स। इसलिए कंसोलिडेशन में बोला गया कि जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंट्रा ट्रांजेक्शन्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब बताओ, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब हमें इन दोनों के बीच की सेल्स ही नहीं दिखेगी तो प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखेगी। इनके आपस की जो ये मनगढ़ंत अपनी एक दूसरे को ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, उससे हमें क्या होगा? उससे हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी।
क्योंकि कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी इंट्रा ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगी, सारी इंट्रा ट्रांजेक्शन क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आई कि इंट्रा ग्रुप की ट्रांजेक्शन्स क्यों एलिमिनेट कर देते हैं। नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स है, मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। ठीक, ये वाला पॉइंट अब डिस्कस करें। देखो ये हो गया जो माइनॉरिटी वालों का हिस्सा होता है, ये हम कंसेप्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। इसका पता चला इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के अंदर की ट्रांजेक्शन, यानी कि एच लिमिटेड एस लिमिटेड दोनों एक दूसरे को ट्रांजेक्शन्स करते हैं। क्यों? ताकि उनकी बस फेक ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं, जिससे कि उनकी बैलेंस शीट अच्छी खासी दिखे और इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करें, तो इसलिए उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब बात आती है हमारी लास्ट पॉइंट, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो। इस पॉइंट को चलो डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ से नहीं, मैंने इसके लिए एक पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, हम वहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही उन्होंने कम मैटर लिखा है। देखो अब बात करते हैं, हम थोड़ी सी यहाँ पढ़ लें, उसके बाद हम अपने स्टेटमेंट पर चलेंगे। AS21 डिफाइंस इक्विटी, AS21 ने डिफाइन किया क्या, इक्विटी एज द रेजिडुअल इंटरेस्ट। रेजिडुअल का मतलब समझते हो, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा, इन दी एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, एसेट्स में जो बचा कुचा हो, एसेट्स में जो बचा कुचा हो, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटी, यानी कि यहाँ होती हैं आपकी एसेट, बैलेंस शीट ऐसी होती है ना, यहाँ होती है आपकी लायबिलिटीज़ और यहाँ आ जाएगी आपकी इक्विटी। अब बोल रहे हैं एसेट में से आप लायबिलिटी को माइनस कर दो और एसेट में जो जो बच गया, तो सिंपल सी बात है, एसेट में से सारी लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, बचा कुचा रेजिडुअल क्या रहेगा, इक्विटी। उसको हम बोलते हैं नेट वर्थ और इसका दूसरा नाम होता है नेट एसेट्स। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो उसमें से क्या आएगा, नेट एसेट, और दूसरा नाम नेट वर्थ। ठीक है, अब ये जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, होल्डिंग कंपनी के लिए। ये पूरा हम इस स्टेटमेंट से पूरा पढ़ेंगे, इससे आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। आइए फटाफट, क्या है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेशन दी अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। बाद में पता चलेगा कैलकुलेट होने के बाद कि क्या ये हमारी गुडविल आई है या कैपिटल रिजर्व आया है। कब कैलकुलेट करना है, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी, यानी कि जब 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 एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में जैसे ही इन्वेस्ट किया है, जैसे ही उसके शेयर्स को एक्वायर किया है, तब इसी टाइम पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। किस तरीके से कैलकुलेट करें, इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, पहली और दूसरी। पहली क्या कि हमें यहाँ जो हमने शेयर इन्वेस्ट करे हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जो हमने शेयर्स को एक्वायर किया है, वो हमें कितने के पड़े, फिर हम देखेंगे एस लिमिटेड और एच लिमिटेड, फिर क्या देखेंगे हमें कि हमें एस लिमिटेड में कितना हिस्सा मिला, पोर्शन कितना हिस्सा मिला। पहले हम देखेंगे हमें कितने का वो शेयर जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की पड़ी, उसके बाद हम देखेंगे कितना हिस्सा मिला। सिंपल सी चीज़ मैं अगर बताऊँ, मेरे पास यहाँ पर ये है, ये देखो, ये सही है, क्या है, गुड नाइट, ये गुड नाइट है। ये मैंने परचेस करी, सपोज करो पेटीएम मॉल से, ठीक है, पेटीएम मॉल से करी, मुझे इसका प्राइस तो पता नहीं है, 100 मान सकते हो आप लोग, ठीक है, मुझे नहीं पता इसका प्राइस, 100 मानते हैं। अब देखो ये थी कितने की, 100 की, लेकिन उसके बाद HDFC से मुझे क्या हुआ, ऐसे बोलते हैं ना कैशबैक वगैरह मिल जाता है आराम से किसी भी बैंक से, या खुद ही पेटीएम दे देता है कभी कभार, तो मुझे 20% का क्या मिल गया, कैशबैक। तो मुझे ये बताओ कितने की पड़ी, तो सिंपल सी बात है, मुझे ये पड़ी
₹80 की। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये जो मैंने शेयर्स खरीदे हैं ये मुझे कितने के पड़े, है ना, ये मुझे कितने के पड़े। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों एक ही चीज़ है। जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जो हमने एक्विजिशन शेयर करे हैं, शेयर को एक्वायर किया है, वो हमें नेट कितने के पड़े। जैसे अब मैं अगर इसकी प्राइस आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैं इसकी बोलूँगी 80 की। क्यों? क्योंकि मैं ये बताऊँगी कि ये कितने की मुझे पड़ी। मैं क्या बोलूँगी, मुझे ये 80 की पड़ी नेट, लेकिन मैं बोलूँगी ये थी कितने की, 100 की। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कितने की थी, 100 की, लेकिन इसमें से कुछ मैंने माइनस कर दिया जैसे कि कैशबैक, तो उसको बोलेंगे मेरे को कितने की पड़ी, 80 की। तो पहले मुझे पता करना है मुझे कितने की पड़ी, उसके बाद मैं ये देखूँगी कि मुझे इसमें हिस्सा कितने का मिला। तो हिस्सा जैसे मैंने अभी आपको बताया बहुत सिंपल है। हिस्से को आप कैसे निकाल सकते हो, एसेट्स में से आप लाइबिलिटी माइनस कर दो, आपका आ जाएगा नेट एसेट। और नेट एसेट्स ये तो सबकी होगी, इसमें माइनॉरिटी भी होगा। नेट एसेट में मेरा हिस्सा 70% है, तो मैं अपना हिस्सा निकाल के यहाँ पर रख दूँगी। सिंपल सी बात है। एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दी, रेजिडुअल क्या बचा, नेट एसेट और नेट वर्थ। उसमें मेरा हिस्सा कितना है, 70%, यानी कि मुझे मिला क्या, ये एक चीज़ तैयार हुई आपकी। मैंने कही दो चीज़ें हमें समझनी है, एक तो ये कितने की हमें पड़ी और दूसरी बात हमें हिस्सा कितना मिला। तो एक बात तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई कि हमें कितना हिस्सा मिला। तो हमें ऑब्वियस है इक्विटी में ही हिस्सा मिलेगा, नेटवर्थ में मिलेगा। और नेटवर्थ कैसे आएगी आपकी, रेजिडुअल इंटरेस्ट कैसे आएगा। बार बार अलग अलग वर्ड इसलिए बोल रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में अलग अलग वर्ड आ सकते हैं, तो आप समझ जाओ कैसे निकलेगा। एसेट्स में से आपको लाइबिलिटीज माइनस कर देनी है, नेट एसेट्स आ जाएंगे, उसमें अपना हिस्सा लगा लो। आपका कितना शेयर है, 70% खरीदे शेयर्स, तो 70% लगा लो। हमेशा 50 से तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि हम होल्डिंग कंपनी है। इसका दूसरा मेथड भी होता है सिंपल। क्या करो, मैंने आपको यहाँ कहीं बताया था अभी, हाँ बुक में ही मैंने आपको बताया था कि आप एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, जो कि हमने यहाँ किया। एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, या हम दूसरा काम ये भी तो कर सकते हैं, खाली खाली इक्विटी को ही उठा लें। तो दूसरे में हमने क्या किया, इक्विटी को उठा ली। इक्विटी में क्या होती है आपकी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो आपका आ जाएगा नेट एसेट। तो दोनों सिंपल है, या तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो या खाली इक्विटी उठा लो, आपको ये पता चल जाएगा आपका हिस्सा कितना है, आपका हिस्सा कितना है और वो मुझे कितने की पड़ी। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कितने की पड़ी इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने जो शेयर्स एक्वायर किए वो हमें कितने के पड़े। अब हम बात करते हैं इस चीज़ की, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट कॉस्ट ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स या फिर बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ये हमें कितने के पड़े, नेट कॉस्ट कितने के पड़े, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। इस पूरी चीज़ को मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया पेटीएम का, या बहुत सारी ऐप होती हैं जिस पर हमें कैशबैक मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, कैशबैक मिलता है। मतलब मेरे को वो चीज़ ली मैंने 100 की, कॉस्ट कितने की थी वो, 100 की, 100 रुपीज़ मैंने उसे दिए, 100 रुपीज़ मैंने उसे दिए और वापस से मेरे पास कितने आ गए, 20 रुपीज़। 100 मैंने दिए और मेरे पास वापस आ गए 20 रुपीज़। तो मैं क्या बोलूँगी कि मुझे वो चीज़ कितने की पड़ी, 80 रुपीज़ की। मुझे नेट कॉस्ट कितने की आई, 80। तो समझ में आया आपको। कैशबैक, कैशबैक सेम, कैशबैक सेम चीज़ जो कैशबैक है, अगर हम अपनी यहाँ पर बोलें तो उसे हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन ऑफ डिविडेंड। बस कैशबैक याद रखना और आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारे पेन खाली हो गए।
देखो मैंने आपको ये एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 1 में भी समझा रखा है, ठीक है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये है बंदा ए और ये है बंदा बी। ए बी को क्या कर रहा है, शेयर बेच रहा है। ए बी को क्या कर रहा है, शेयर बेच रहा है। ए जब इसे बेच रहा था तो बी ने उससे प्राइस पूछी, तो ए ने कुछ सोचा और उसके बाद इसको बताया, क्या बताया, 100 रुपीज़। तो अब बी को तो जानने की खुशी वो होगी, क्यूरियोसिटी, कि ए तुमने यहाँ पर क्या सोचा, ए तुमने यहाँ पर क्या सोचा। तो ए ने बोला शेयर पता है कितने का है, उसने पूछा कितने का, बी ने पूछा कितने का, तो ए ने बोला शेयर है 80 रुपीज़ का, लेकिन मैं आपसे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ, बिकॉज इससे पहले यानी कि आपको शेयर बेचने से पहले ये शेयर मेरे पास थे, तो यहाँ तक शेयर किसने होल्ड किए थे, ए ने। तो इसका डिविडेंड दिल पे हाथ रख के बताओ, इस पीरियड का डिविडेंड किसको मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए। लेकिन ये शेयर ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं बी को, और डिविडेंड यहाँ का डिविडेंड कहाँ मिलेगा, यहाँ कंपनी यहाँ देगी, और यहाँ का डिविडेंड जिस पर हक किसका है, ए का, लेकिन मिलेगा किसको, बी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शेयर किसके पास है, बी को, बी पर। इसलिए ए ने बोला ये हक मेरा है, तुम मुझे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दो डिविडेंड के, जो डिविडेंड तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। तो 20 रुपीज़ बी क्या करेगा, किसको दे देगा, ए को, और ये जो 20 रुपीज़ हैं इधर से कंपनी की तरफ से ए को मिल जाएंगे, यानी बी को मिल जाएंगे। बी ने क्या किया, 20 रुपीज़ किसको दे दिए, ए को, और वापस ये 20 रुपीज़ कंपनी की तरफ से उसे यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आपका कैशबैक हो गया ना। आपने पहले क्या किए, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए 100 में मिला के, और वापस आपको 20 का कैशबैक मिल गया। उसी तरीके से प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, हक किसका था, ए का, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर तो बी है, तो वो किसको मिलेगा, बी को। इसलिए ए ने पहले ही क्या किया, ए से अपना 20 रुपीज़ का हक ले लिया, और ये 20 रुपीज़ वापस से बी को मिल जाएंगे। तो अपने दिल पर हाथ दोबारा से रखिए और मुझे एक बार बताइए कि बी को एक्चुअल में, बी को शेयर कितने का पड़ा, कितने का पड़ेगा, मतलब उसको नेट कॉस्ट कितने की आई। मानती हूँ उसने बी ने उस ए को, मानती हूँ बी ने ए को 100 रुपये दिए, लेकिन बी ने जो उसे 20 रुपये दिए, वो 20 रुपये कंपनी की तरफ से बी को वापस भी तो आ गए, यानी कि बी इधर से गया और इधर से आ गया, यानी कि उसे शेयर सिर्फ कितने का मिला, 20 का पड़ा। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही हो। उसे शेयर कितने का मिला, 20 का, यानी कि उसकी कॉस्ट थी 100 की, लेकिन प्री एक्विजिशन डिविडेंड उसे मिल गया, तो उसकी नेट कॉस्ट आ गई 80 की। जब बी ने ए को 100 रुपये दिए थे, तो बी ने बोला कॉस्ट कितने की आई, 100 रुपये। फिर जैसे ही बी को कंपनी की तरफ से 20 रुपये का डिविडेंड मिल गया, तो उसने कहा अरे ये 20 रुपये का डिविडेंड ए का था, ए का हक था, तो मेरे को ये कॉस्ट पड़ी 80 रुपीज़ की। उसने 100 रुपये दिए, 20 रुपये कंपनी की वजह से वापस आ गए, तो उसने क्या बोला, मेरे को ये पड़ा कितने का, 80 रुपीज़ का। तो मुझे शेयर पड़ा 80 रुपीज़ का, 100 की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, 20 रुपीज़ का प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिल गया, यानी कि मुझे ये शेयर की जो पड़ा नेट कॉस्ट जो थी वो कितने की हुई, 80 की। अब देखो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, मुझे शेयर कितने का पड़ा, 80 रुपीज़ का, लेकिन मुझे एस लिमिटेड में अपना हिस्सा, अपना पोर्शन जो है वो कितना मिला, 100 रुपीज़ का। वाह क्या बात है, मतलब इन्वेस्टमेंट कितने की करी, 80 की, और मुझे हक कितने का मिला एस लिमिटेड में, 100 का, यानी कि 20 का क्या हो गया मेरा फ़ायदा हो गया। तो इसे हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। पड़ा कितने का, 80 का, और हमें हिस्सा कितने का मिला, 100 का। 80 में से 100 का निगेटिव में आंसर आता है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व।
ये हो गया आपका फर्स्ट केस। ये भी हो सकता है कि हमें पड़ा कितने का, 80 का। आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, दूसरा पेन आता है। पड़ा कितने का, 80 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कितने का मिला, 60 रुपीज़ का। पड़ा कितने का, 80 रुपीज़ का, लेकिन हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कितना मिला, 60 रुपीज़ का, यानी कि 20 का हो गया हमारा गुडविल। आंसर आ गया पॉजिटिव, तो ये हो गया गुडविल। निगेटिव आता तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। शेयर्स की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करिए और हमें हिस्सा कम मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे गुडविल, और शेयर्स का इन्वेस्टमेंट हमने कम किया है लेकिन हमें हिस्सा ज़्यादा मिल रहा है तो हमारा हो गया फ़ायदा, तो हम उसे बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। उम्मीद है आपको गुडविल का पूरा कंसेप्ट समझ में आया हो। कितने का हमें पड़ा और हमें हिस्सा कितने का मिल रहा है। पॉजिटिव में आया तो गुडविल, नेगेटिव में आया तो कैपिटल रिजर्व। कितने का पड़ा ये कैसे निकालना है, जितने हमने उसे पैसे दिए वापस में कंपनी से हमें कितना डिविडेंड मिल गया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो हमें उससे बोल देंगे नेट कॉस्ट, कितने का पड़ा। और सेकंड चीज़ कैसे निकालेंगे ये तो मैंने आपको बता दिया दो तरीके से, या तो आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो, नेट एसेट आ जाएंगी, या नेट वर्थ आ जाएगा और उसमें अपना हिस्सा लगा लेंगे 70%, 80% जो भी हो, या फिर दूसरा मेथड खाली इक्विटी को उठा लो तो भी आपका क्या आ जाएगा, नेटवर्थ, नेट एसेट्स आ जाएंगे। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।